समझना है और आपको अपने राइट आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स पर बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन। मैंने अपने लेक्चर्स में आपको कई बार ये चीज बताई है कि जब भी क्रॉसिंग ओवर होता है तो वो हमेशा मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 की पैकाइटिन स्टेज में होता है। एंड क्रॉसिंग ओवर में जो एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर होता है उसमें दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के होमोलोगस पार्ट आपस में एक्सचेंजिंग करते हैं। तो अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ज्यादा आसान हो चुका होगा। देखिए फिर से मैं आपको बताता हूं, अगर मान लीजिए ये एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो एक ही क्रोमोसोम की दो क्रोमैटिड्स को मैं सिस्टर बोलूंगा, इसकी भी दोनों क्रोमैटिड्स को मैं आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलूंगा, लेकिन एक इसकी क्रोमैटिड और एक दूसरे क्रोमोसोम की क्रोमैटिड्स को मैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड बोलूंगा। तो हमेशा क्रॉसिंग ओवर जो है वो दो क्रोमोसोम जिनके बीच का रिलेशनशिप होमोलोगस है उनकी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के होमोलोगस पार्ट के बीच में होता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? तो पहला ऑप्शन दिया जा रहा है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, वैसे यही इसका राइट आंसर है। फिर भी हम बाकी ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो इससे कभी रिकॉम्बिनेशन जनरेट नहीं हो सकता है और ऐसा नहीं होता है। एंड ऑप्शन सी है क्रोमैटिड ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो किसी भी क्रोमैटिड के बीच में नहीं हो सकता है, इसलिए हम इस ऑप्शन को भी गलत मानेंगे। एंड ऑप्शन डी है द जीन्स आर कंप्लीटली लिंक्ड, तो जो जीन्स कंप्लीटली लिंक्ड होंगे भाई उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर वैसे भी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मेंडल वॉज नॉट एबल टू गेट एनी लिंकेज ड्यू टू, मेंडल ने लिंकेज का सामना नहीं किया अपने एक्सपेरिमेंट में, इसमें से क्या उसका कारण है? तो मेंडल ने जिन 7 कैरेक्टर्स को लेकर अपनी स्टडी की और जिन 7 कैरेक्टर्स को लेकर उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन को हम सभी लोगों को समझाया, मैं आपको बता दूं उनके जीन्स पी प्लांट में 4 डिफरेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे। कुछ ऐसे जीन्स भी थे जो एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे, लेकिन उनके बीच का जो डिस्टेंस था वो बहुत ज्यादा था, काफी ज्यादा था, और इस वजह से मेंडल को कभी लिंकेज का सामना नहीं करना पड़ा। तो सीधा सा कंसेप्ट ये है कि मेंडल वॉज नॉट एबल टू गेट एनी लिंकेज ड्यू टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। तो हम समझ सकते हैं कि मेंडल की लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही कहती है कि दो जीन जो होते हैं एक ही क्रोमोसोम पर वो एक दूसरे से इक्वल फ्रीक्वेंसी में सेपरेट होकर गैमीट्स में जाते हैं, और इसकी वजह से मेंडल के अकॉर्डिंगली ऐसे कोई भी दो जीन जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रूल को फॉलो करते हैं उनकी आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में जो पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट रेशियो मिलता है वो 10:6 मिलता है, और जबकि आप अगर F1 हेट्रोजाइगस का टेस्ट क्रॉस करते हैं तो आपको जो रेशियो मिलता है पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनीज का वो 50-50% या 1:1 मिलता है। तो एग्जैक्टली मेंडल ने लिंकेज का सामना नहीं किया, या मेंडल ने जो भी स्टडीज की उसमें उनको लिंकेज का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि उनके जो जीन्स थे जिनको उन्होंने सिलेक्ट किया था फॉर द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रूल को फॉलो करते थे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो विद रिस्पेक्ट टू डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस के संदर्भ में, डाई हाइब्रिड क्रॉस के संदर्भ में आपको बताना है नीचे जो 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा एक स्टेटमेंट है जो सही है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना है। आप अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। तो चारों स्टेटमेंट को आप बहुत ध्यान से पढ़िए और बताइए कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के रिस्पेक्ट में इन चारों में से कौन सा एक कोई स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं, टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम शो हायर रिकॉम्बिनेशन। तो भाई ये तो गलत हो जाता है। यहां पर क्यों गलत है आप समझ चुके होंगे। जब दो जीन आपस में टाइटली लिंक होते हैं और एक ही क्रोमोसोम पर डेफिनेटली वो प्रेजेंट होंगे तो हायर रिकॉम्बिनेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि आपको बहुत ही ज्यादा कम रिकॉम्बिनेशन जो है वो देखने को मिलेगा।
उसके बाद ऑप्शन बी है यहां पर जीन्स फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन। तो अगर एक ही क्रोमोसोम पर जो दो जीन प्रेजेंट हैं उनके बीच में आपको देखने को मिल रहा है कि काफी दूरी है, यानी कि प्रॉपर डिस्टेंस है दो जीन के बीच में जो एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं, तो वो फ्यू रिकॉम्बिनेशन नहीं देंगे बल्कि वो प्रॉपरली हमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंगली 50% रिकॉम्बिनेशन दे सकते हैं, मैक्सिमम 50% रिकॉम्बिनेशन दे सकते हैं अगर आप टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी यहां पर क्या हो जाता है, गलत। तीसरा स्टेटमेंट है जीन्स लूजली लिंक ऑन द सेम क्रोमोसोम शो सिमिलर रिकॉम्बिनेशन। तो ये स्टेटमेंट यहां पर सही है क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर एक ही क्रोमोसोम पर दो जीन लूजली लिंक हैं, लूजली लिंक का मतलब वो एक दूसरे से प्रॉपर डिस्टेंस पर हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको रिकॉम्बिनेशन जो है वो प्रॉपर देखने को मिल सकता है। तो ये स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है। और फोर्थ स्टेटमेंट है टाइटली लिंक जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम शो हायर रिकॉम्बिनेशन। वो पहले ही ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज यहां पर कर दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाता है यहां पर गलत। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। और आपको सीधा कंसेप्ट जो याद रखना है वो इतना सा है केवल कि अगर एक क्रोमोसोम पर दो जीन टाइटली लिंक हैं तो आपको रिकॉम्बिनेशन कम देखने को मिलेगा, पर अगर वो इतना ज्यादा टाइटली लिंक है कि उनके बीच में आपको कंप्लीट लिंकेज देखने को मिल रहा है तो आपको 0% रिकॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर दो जीन के बीच में लिंकेज है या दो जीन लूजली लिंक है, यानी कि लिंक मतलब वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं फिजिकल एसोसिएशन रखते हैं पर वो काफी दूर दूर है, तो उस कंडीशन में आपको सिमिलर रिकॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। पर अगर दो जीन बहुत टाइटली लिंक है तो आपको वहां पर रिकॉम्बिनेशन हायर देखने को तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, बल्कि आपको फ्यू रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। एंड सम टाइम अगर कंप्लीट लिंकेज है तो आपको 0% रिकॉम्बिनेशन भी देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, यहां पर ये एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने यहां पर क्वेश्चन में ले रखी है। यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, यानी कि आपको डैश डैश ए लिखा हुआ है। Used the frequency of recombination between genes pair on the dash dash, जिसको मैंने B बना रखा है, as a measure of the distance between genes and mapped their position on the chromosome। आपको A और B की जगह पर सही जो कह सकते हैं आंसर है वो आपको सिलेक्ट करना है। नीचे आपको A और B की टेबल दी गई है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली मैं इस सेंटेंस को कंप्लीट करता हूं। अल्फ्रेड Sturtevant used the frequency of recombination between genes pair on the same chromosome as a measure of the distance between genes and mapped their position on the chromosome। तो A यहां पर होगा अल्फ्रेड स्टुर्टवांट और बी यहां पर होगा सेम क्रोमोसोम, क्योंकि ये सेंटेंस हमने पढ़ा हुआ है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन टॉपिक में। ये आखिरी पैराग्राफ है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, जहां पर अल्फ्रेड स्टुर्टवांट ने क्या किया था, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का यूज करके दो जीन के बीच के डिस्टेंस को मैपिंग करने के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी हमें मेथड दी थी, जिसके अकॉर्डिंगली परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनीज इनटू 100 अपॉन टोटल, यानी कि आप परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन से दो जीन के बीच के डिस्टेंस को निकाल सकते हैं और क्रोमोसोम मैपिंग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर को हम सिलेक्ट करते हैं। ए मतलब अल्फ्रेड स्टुर्टवांट होना चाहिए और बी का मतलब होना चाहिए सेम क्रोमोसोम। तो ऑप्शन डी ऐसा एक ऑप्शन है जिसमें ए का मतलब है स्टुर्टवांट एंड बी का मतलब है सेम क्रोमोसोम, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है। एंड अगला क्वेश्चन है, मॉर्गन यानी कि टीएच मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल्स टू ब्राउन बॉडी रेड आई मेल्स। तो ये तो क्रॉस ए की बात हो रही है, यानी कि तुरंत आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, लिंकेज का क्रॉस ए, क्योंकि लिंकेज के क्रॉस ए में आपने देखा है कि बॉडी कलर और आई कलर को लेकर एक डाई हाइब्रिड क्रॉस टीएच मॉर्गन ने कंडक्ट किया था, जिसमें F1 जो उनको प्रोजेनी मिली थी जब उन्होंने उसको इंटर क्रॉस्ड किया था यानी सिबलिंग क्रॉस किया था, तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, आपको 4 स्टेटमेंट अब यहां पर दिए जा रहे हैं। पहले आपको क्या दिए जा रहे हैं, 4 स्टेटमेंट। इन चारों स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, क्रॉस ए के रिगार्डिंग स्टडी करना है, यानी कि टीएच मॉर्गन का क्रॉस ए आपने पढ़ा हुआ है, आपको उसके रिगार्डिंग इन चारों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और आखिरी में आपको क्या बताना है कि सिलेक्ट करना है इनमें से करेक्ट सेट ऑफ द स्टेटमेंट, यानी 4 में से जो भी स्टेटमेंट का सेट इसमें से आपको लग रहा है करेक्ट है, आपको उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये आपके ऑप्शंस दिए गए 1 2 3 4 करके। तो चलिए, पहला स्टेटमेंट है F2 रेशियो वॉज डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 9331 रेशियो। तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है।
जब टीएच मॉर्गन ने क्रॉस ए कंडक्ट किया ड्रोसोफिला के सेक्स लिंक जीन्स को लेकर, तो उनको मालूम चला कि वाई और डब्ल्यू जो जीन्स थे उनके बीच काफ़ी कम डिस्टेंस होने की वजह से F2 जनरेशन में जो उनको पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप की प्रोजेनीज का रेशो मिलता है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली वेरी करता है 9331 से, क्योंकि आपने रिजल्ट देखा हुआ था, वहां पर हमें मिला था 1.3% रिकॉम्बिनेंट एंड 98.7% पेरेंटल। तो ये तो भाई बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहला वाला। दूसरा स्टेटमेंट, तो पहले स्टेटमेंट को मैं करेक्ट कर देता हूं। दूसरा स्टेटमेंट, बोथ जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। डेफिनेटली जो दो जीन्स थे यानी कि वाई एंड डब्ल्यू वो एक दूसरे से सेग्रीगेट नहीं होते हैं इंडिपेंडेंटली। दैट मीन्स कि वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रूल को फॉलो नहीं करते हैं। दैट इज द रीजन कि आपको 1.3 रिकॉम्बिनेंट और 98.7% पेरेंटल प्रोजेनीज F2 में देखने को मिलती है। दैट मीन्स कि सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। स्टेटमेंट नंबर सी यहां पर है, रिकॉम्बिनेंट टाइप्स आर नॉट ऑब्टेन इन F2 जनरेशन। दैट इज इनकरेक्ट। ये करेक्ट नहीं है क्योंकि हमने 1.3% रिकॉम्बिनेंट को ऑब्टेन किया है। क्रॉस ए में हमें 1.3% रिकॉम्बिनेंट मिलती हैं और ये शो होता है कि वाई और डब्ल्यू जीन्स जो थे वो इनकम्प्लीट लिंकेज शो कर रहे थे, क्योंकि आपको बहुत कम सही लेकिन 1.3% आपको रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप की प्रोजेनीज मिलती हैं। एंड स्टेटमेंट 4 है, बोथ जीन्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। अगर ऐसा हो रहा होता तो फिर आपको पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनीज का रेशो 1:6 मिलना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि पहला स्टेटमेंट ही कह रहा है 9331 रेशो जो है उसको सिग्निफिकेंटली डेविएटेड हो रहा था वो क्रॉस ए में, क्योंकि इनकम्प्लीट लिंकेज शो कर रहे थे वाई एंड डब्ल्यू जीन्स। तो स्टेटमेंट 4 भी आपका क्या हो जाता है, गलत। तो दो स्टेटमेंट सही हैं, दो स्टेटमेंट गलत हैं, यानी कि ए एंड बी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सी एंड डी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। अब आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, तो पहला ऑप्शन आपका है ए एंड बी ओनली, यानी कि करेक्ट सेट कौन सा है, ए एंड बी ओनली। तो डेफिनेटली हमारे आंसर में भी ए एंड बी आया है, तो ये आंसर यहां पर सही हो जाता है। दूसरा बी एंड सी, तो ये नहीं हो सकता। बी एंड डी ये भी नहीं हो सकता। सी एंड डी ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, जिसमें कि ए और बी स्टेटमेंट को सही बताया गया है। तो इन सभी क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि हमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, बायोलॉजी में भी हमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है और उसके बाद ही हम किसी क्वेश्चन को पूरी तरह से सही कर सकते हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस को हमेशा मेरे साथ जारी रखिए और अपनी तैयारी जो है वो हमेशा करते रहिए। इसी आशा के साथ अगले लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।